एक ऐसा मिशन जिसमें एक भाई अपने बहन की जान बचाना चाहता है और अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसके पास 36 घंटे का समय है, लेकिन हो सकता है इस मिशन में उसे खुद की जान गंवानी पड़ सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 5 लोगों को एक खतरनाक पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इन 5 लोगों में 3 एक ही परिवार के होते हैं, जिसमें पिता का नाम रॉयस, बेटे का नाम पीटर और बेटी का नाम एनी होता है। इनके साथ 2 और लोग भी होते हैं जो कि इनसे ऊपर होते हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक ऊपर से एक बैग के साथ रस्सी नीचे गिरती है और अचानक वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और इनके साथ वो सब के सब रस्सी में लटक जाते हैं, क्योंकि वो सब एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। वो रस्सी इन 5 का भार नहीं संभाल सकती थी और बहुत जल्दी ये 5 नीचे गिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले नीचे लटके वो 2 लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी रस्सी टूट जाती है और उन्हें गिरता हुआ देखकर इनकी सांसें थम सी जाती है। और अगर अब उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उनका भी आने वाला है। तभी रॉयस एनी से कहता है कि पहाड़ पर तुम दूसरा क्लैम्प लगाने की कोशिश करो, जिससे उनकी रस्सी को मजबूती मिल जाए। एनी क्लैम्प लगाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पहाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। और दूसरी ओर यहाँ पहाड़ पर लगा क्लैम्प तेजी से अपने जगह से खिसक रही थी, क्योंकि अभी भी उस रस्सी से 3 लोग लटके हुए थे। और अब रॉयस पीटर को चाकू निकालने को कहता है और उसे वो रस्सी काटने को कहता है। एनी अपने डैड को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बार बार पीटर को मना करती है। यहाँ पीटर भी अपने डैड को खोना नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मजबूरी में पीटर को वो रस्सी काटनी ही पड़ती है और एक पल में ही रॉयस जमीन पर। इसके बाद कहानी में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पीटर पर्वतारोही का काम छोड़कर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुका है। और जब वो फोटोग्राफी कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि एक टीम केटू की पहाड़ पर चढ़ने वाली है। केटू का पहाड़ दुनिया का दूसरे नंबर की सबसे बड़ी और ऊंची पहाड़ है और उसे ये भी पता चलता है कि इस टीम में उसकी बहन एनी भी है, जो कि अब एक्सपर्ट पर्वतारोही बन चुकी है और वो काफी फेमस भी हो चुकी है। और वो अपने बहन से मिलने जाता है। दरअसल एनी आज भी अपने डैड की मौत का कारण पीटर को ही समझती है। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की टीम, जिसमें उसकी बहन भी है, जो केटू की पहाड़ पर चढ़ेगी और वेडनेसडे तक उन्हें शिखर पर पहुंचना है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलियट है, जो कि बहुत अमीर आदमी है और उसने एक एयरलाइंस खरीदी है। और जब वो वेडनेसडे पर केटू की पहाड़ पर होगा तब उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उसके ऊपर से गुजरेगा। दरअसल ये सबको अपने ही मतलब के लिए लेकर जा रहा है, मतलब वो अपने एयरलाइंस के प्रचार करना चाहता है और इसके लिए वो सबको अच्छी खासी रकम भी दे रहा है। खैर, जिस दिन उन्हें उस पहाड़ पर चढ़ना होता है उसके एक दिन पहले इस सबको अच्छी खासी पार्टी देता है। और तभी यहाँ इनके बीच एक आदमी आता है जिसका नाम विक है। ये आदमी पहले भी केटू पहाड़ पर चढ़ चुका है। इतना ही नहीं, इसे केटू पहाड़ के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी है। तभी विक एलियट से पूछता है, अगर ऊपर मौसम खराब हो गए तब तुम क्या करोगे? एलियट कहता है, हमारे पास मौसम विभाग का एक्सपर्ट भी है और वैसे भी अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने के चांसेस ही नहीं है। विक कहता है, अगर ऊपर मौसम खराब हो जाए तो इंसान वही मारा जाता है और तब तुम में से कौन गॉड का रोल अदा करेगा, कौन जिएगा या कौन मरेगा? एलियट कहता है, टीम में सबसे बेहतर जो भी होता है वही टीम का लीडर होता है और हमारा लीडर टॉम है, क्योंकि वो हर तरह के मौसम से जिंदा बचकर आ चुका है। इसके बाद विक यहाँ से चला जाता है और रात के अंधेरे में अपनी दाढ़ी काटता है और केटू पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। अगले दिन ये 5 के 5 भी केटू पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वो चढ़ते चढ़ते 26,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तब इन्हें रेडियो पर पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान इनकी तरफ आने वाली है। यहाँ टॉम एलियट से कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी एलियट कहता है, हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला पड़ाव तक पहुँचने में हमें बस 1 घंटा का ही समय लगेगा और वो तूफान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो उत्तर की ओर मुड़ जाए, जैसे कि हमें रेडियो में बताया गया है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ टॉम आगे बढ़ना नहीं चाहता था, पर एलिन और एलियट के कहने पर वो 5 के 5 26,000 फुट की ऊंचाई से भी ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। पर इस बात का पता जब पीटर को चलता है कि रेडियो पर तूफान के संकेत मिलने पर भी ये आगे बढ़ रहे हैं, तो पीटर चिंतित हो जाता है। इसके बाद पीटर टॉम को चेतावनी देता है कि वो तूफान तुम लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अगर तुम वापस नहीं आए तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। इसके बाद टॉम फिर से एलियट को कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एलियट एक बार फिर से टॉम को कन्विंस कर ही लेता है। वो कहता है, देखो तुम कई जगह से इस तरह के तूफान से वापस आ चुके हो, तो तुम्हें इस तरह के तूफान से डरना नहीं चाहिए जो कि आने वाला नहीं है। और अगर तुम इस जगह से वापस लौट जाओगे तो तुम्हें इस बात का पछतावा जिंदगी भर रहेगी। और अब टॉम भी इस बात को मानकर आगे बढ़ता है। इसके बाद पीटर जब दूरबीन से ऊपर की ओर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता और इसका मतलब ये था कि कोई भी वापस नहीं आ रहा है। और इस बात से पीटर काफी नाराज हो
हो जाता है। वो अपने डैड को तो खो चुका है लेकिन अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। दूसरी ओर जब ये पांचों चढ़ाई कर रहे होते हैं तब इनकी ओर तूफान आता है जो इतनी खतरनाक होता है कि इन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एनी एक बर्फ से बने गड्ढे में गिर जाती है और इसके साथ और 2 लोग भी गड्ढे में गिर जाते हैं, पर इनकी रस्सी अचानक कट जाती है और तभी यहाँ अचानक बर्फ धंसने लगता है जिसमें 2 लोग दब कर मारे जाते हैं। वही जिस गड्ढे में ये तीनों गिरे हैं उसका रास्ता बर्फ से बंद हो जाता है और ये तीनों यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और जल्दी इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो तीनों यहाँ मारे जाएंगे। खैर यहाँ नीचे पीटर को अपने बहन की बहुत चिंता हो रही थी और वो रेडियो सिग्नल से उन्हें संपर्क करने की कोशिश करता है, पर यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सिग्नल नहीं होती। आगे हम देखते हैं एनी को मोर्स कोड की लैंग्वेज आती है, इसलिए वो अपने भाई को मोर्स कोड के जरिए बात करती है और नीचे पता चल जाता है कि 3 लोग अभी भी जिंदा हैं और वो बर्फ के नीचे फंस चुके हैं और इस तरह के कोड में बात करना उनके डैड ने सिखाया था जो कि मुसीबत के समय उनके काम आएंगे। खैर यहाँ नीचे पता चल चुका है कि अभी यहाँ 3 लोग बचे हुए हैं, इसलिए पीटर अपने बहन को हर हाल में बचाना चाहता है और उन्हें ये बताया जाता है कि ये तीनों 36 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे और इससे ज्यादा कि उनके पास सामान भी नहीं है और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता नहीं कि बर्फ में वो कहाँ धंसे हैं और अगर उन्हें पता भी चल जाए तो ये बर्फ को कैसे खोदेंगे और इसलिए वो पाकिस्तानी सिपाहियों के पास जाते हैं जो उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बम देते हैं जिसके विस्फोट से वो तीनों को बाहर निकाल सकते हैं। इस बम की एक खासियत होती है कि इसकी लिक्विड पर थोड़ी सी भी रोशनी पड़ने पर यह भयानक विस्फोट करती है, पर मामला अभी भी सुलझा नहीं है क्योंकि लोग इस हादसे के बाद काफी डर चुके हैं। वो ऊपर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते लेकिन एलियट की कंपनी उन्हें 50 लाख का ऑफर करती है। इसके बाद यहाँ पीटर को एक टीम मिल जाती है जो उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन सफर में जाने से पहले ये लोग विक को अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं और विक वही इंसान है जो इन सब को सफर में जाने से पहले चेतावनी दे गया था, पर वो खुद भी रात में इस सफर पर निकल चुका था। दरअसल 4 साल पहले 9 अमेरिकन टीम इस पहाड़ पर गई थी जहां एक भयानक तूफान आ गया और इस मिशन पर विक की पत्नी भी मारी जा चुकी थी और यहाँ सारे लोग बच गए थे लेकिन विक की पत्नी का कोई पता नहीं चल पाया और इस तूफान के चपेट में वो सारे लोग आ गए और उसे लाख समझाने के बाद भी वो अपनी पत्नी को केटू पहाड़ के चप्पे चप्पे पर खोजने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं कोई पता नहीं चल पाया और इसलिए विक को केटू पहाड़ के चप्पे चप्पे की जानकारी है। आगे वो खोजते हुए विक के पास पहुंच ही जाते हैं लेकिन विक उनके साथ जाने से मना कर देता है। यहाँ पीटर उससे कहता है हमें आपकी बहुत जरूरत है। ऊपर वहाँ 3 लोग अभी भी जिंदा हैं जो मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी विक उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब वो बताते हैं कि ये मिशन एलियट का है और वहाँ तक जाने के लिए वो उन्हें 50 लाख देने को तैयार है, तब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि सब लोग उनके हिसाब से काम करेंगे और वो मान जाते हैं। ये तीनों धीरे धीरे मुसीबत में फंसते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी है और इनके पास बस 22 घंटे के समय है और इन 22 घंटों में अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो ये यहीं मारे जाएंगे। इधर पीटर विक को लेकर अपने साथियों के साथ बर्फ की ऊंचाइयों में चढ़ने लगते हैं, पर वो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता, इसलिए इन्हें आगे का सफर पैदल ही चलकर करना होगा। और अब उन्हें खोजने के लिए ये 3 अलग अलग टीम बनाते हैं जिससे कि वो तीनों इन्हें जल्दी मिल जाए। और यहाँ पीटर और विक एक साथ होते हैं और जब पीटर और विक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं तब विक कहता है तुमने अपने पापा की रस्सी काट कर बहुत अच्छा किया, अगर उस वक्त उसके पास चाकू होता तो वो भी यही काम करते। यहाँ पीटर भी उस हादसे को भूल नहीं पाया है, वो अपने डैड के मौत का कारण खुद को समझता है और यही कारण था कि उसने पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया है और काफी दिनों बाद वो फिर से आज पहाड़ चढ़ रहा है, वो भी अपने बहन को बचाने के लिए, क्योंकि उसने अपने डैड को तो खो दिया है पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता है। खैर यहाँ पहुँचने के बाद विक उन्हें इन्फॉर्म करता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। यहाँ विक एलियट को पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि एलियट अच्छा आदमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इधर एनी की भी तबीयत खराब होने लगी है और तभी यहाँ मौत से लड़ रहा टॉम एनी से कहता है कि जाकर तुम भी एक इंजेक्शन लगा लो। तभी एलियट कहता है नहीं, तुम्हें इंजेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने अपने हिस्से का इंजेक्शन टॉम को लगाया है और इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तभी एनी कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सामने दिख रहा बैग को लेकर आओ, उसमें जरूर इंजेक्शन होंगे। लेकिन वहाँ तक जाने में इनकी जान भी जा सकती है और इसीलिए एलियट वहाँ जाने से मना कर देता है, पर एनी वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बैग लेकर भी आ जाती है जिसमें 4 इंजेक्शन होते हैं। तभी एनी उसमें से एक इंजेक्शन टॉम को देती है और यहाँ एनी की तबीयत भी तेजी से खराब होने लगी है, लेकिन वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने आखिरी सांसों पे करना चाहती है। दूसरी ओर हम पीटर के एक टीम को देखते हैं जो उन तीनों को बचाने आए हैं और तभी यहाँ लड़का पानी पी रहा था, तब वो फिसल कर
एक खाई पर लटक जाता है। ये देखकर वो लड़की उसे बचाने जाती है, पर उसके साथ वो लड़की भी लटक जाती है और इसी बीच वो बचने के लिए बैन को दूसरी ओर ढकेलती है ताकि उन दोनों की जान बच जाए। पर इस बीच बैन के बैग से वो बम नीचे गिर जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और तभी यहाँ उस लड़की को लगता है कि शायद इस ब्लास्ट से बैन मर चुका है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि बैन ऊपर पहुंच गया था और वो उस लड़की को बचाने के लिए नीचे रस्सी फेंकता है। लेकिन उससे पहले उस ब्लास्ट की वजह से यहाँ बर्फ खिसक चुका है जो बैन को नीचे ढकेल कर उसे मार देता है। दूसरी ओर हम उस लड़की को देखते हैं जो इस मुसीबत से बाहर निकलने की हर असंभव प्रयास कर रही है और तभी इसके दूसरे पल हम मोनिका को देखते हैं जो उस खाई से बचकर पीटर के पास पहुंचती है और यहाँ पीटर भी बर्फ को गर्म करके पानी बना रहा था ताकि उन्हें पानी की कमी न हो। दूसरी ओर यहाँ नीचे सूरज की रोशनी से बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और तभी यहाँ नीचे से विक को सूचना दिया जाता है कि उस बम को सूरज की रोशनी में न रखी जाए वरना वो ब्लास्ट हो जाएगी। और अब ये सुनकर विक और पीटर उस बम को छाया में ले जाकर उस पर बर्फ ढक देते हैं और इसकी सूचना पीटर अपने दूसरे टीम को भी देता है और ये सुनकर वो दोनों भी बैग को छाया में ले जाकर उस पर बर्फ डालते हैं। पर यहाँ एक बैग से नाइट्रोग्लिसरीन बाहर निकल जाता है जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से बहुत सारे बर्फ अपने जगह से खिसक जाते हैं और इसी बर्फ से 4 साल पुराना दबा हुआ राज बाहर निकलता है। मतलब इस बर्फ के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि विक की पत्नी होती है जो 4 साल पहले मर चुकी थी। विक यहाँ अपने वाइफ की बॉडी देखकर उसके चेहरे को छूने लगता है और उसकी अंगूठी निकाल कर पहन लेता है। इसके बाद वो नीचे बर्फ में कुछ खोजने लगता है। तभी यहाँ पीटर एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि शायद आप इसे खोज रहे हैं और तभी विक पीटर के हाथ से वो बॉक्स छीन लेता है जो कि पूरी तरह से खाली था। असल वो बॉक्स इनकी पत्नी की थी जिसमें टेक्स की दवा थी। 4 साल पहले जब उसकी पत्नी इन तूफानों में फंस गई थी तब उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी और अगर उसे टेक्स दवा दी जाती तो वो बच सकती थी। हालांकि विक अपनी पत्नी को बचाने आया था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन उसने यहाँ 3 लोगों को बचाया था जिसमें एलियट भी था जो उसके पत्नी के साथ ही था और उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उसकी दवा का बॉक्स कहीं खो गया था। लेकिन विक जानता था कि एलियट झूठ बोल रहा है लेकिन अब उसे दवाई का बॉक्स मिल चुका है इसलिए उसने सारी दवा ले ली और उसने विक की पत्नी को एक भी दवा नहीं दी थी जिससे विक की पत्नी की मौत हो गई। विक जानता था कि एलियट बहुत बुरा आदमी है और अब विक अपने वाइफ का बदला लेना चाहता है लेकिन पीटर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और अब विक बदला लेने के लिए यहाँ से अकेला निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ एनी अपने भाई से बात करती है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो लगभग मरने ही वाली है, इसलिए वो पीटर को वापस जाने को कहती है और तभी पीटर कहता है मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा चाहे मुझे जो भी करना पड़े। दूसरी ओर यहाँ एलियट टॉम को इंजेक्शन देकर मार देता है क्योंकि उसकी वजह से वो इंजेक्शन खत्म हो रहे हैं। तभी यहाँ एली देखती है कि टॉम मर चुका है, उसे इस बात का अफसोस होने लगता है। तभी वो टॉम के पास एक इंजेक्शन देखती है और वो समझ जाती है कि एलियट ने इसे जानबूझकर मारा है और वो एलियट को गुस्से से मारने लगती है। तभी यहाँ ऊपर से बर्फ खिसकने लगती है और ऊपर एक छोटा सा होल हो जाता है जिसमें ये दोनों बाहर तो नहीं निकल सकते पर अपने बचाव के लिए वो उनके लिए कोई संकेत जरूर छोड़ सकते हैं और अब वो टॉम का खून लेकर उसे ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं और यहाँ ऊपर वो ब्लड पूरी तरह से फैल जाता है। दूसरी ओर यहाँ पीटर के सामने एक बहुत बड़ा खाई आ जाता है लेकिन वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस खाई को भी पार कर लेता है और अब पीटर आगे बढ़ते हुए वो ब्लड देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो तीनों यहीं फंसे हैं और अब पीटर वहाँ एक ब्लास्ट करता है और अब वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है पर यहाँ उसकी बहन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही थी। खैर अब पीटर नीचे रस्सी गिराता है और एलियट उस रस्सी से एनी को बांध देता है। अब पीटर उसे खींचने लगता है पर यहाँ उनके द्वारा लगाए गए हुक निकलने लगता है पर यहाँ विक आकर उस हुक को पैर से दबा देता है लेकिन अब वो एनी को नीचे रखकर वहाँ खुद जाना चाहता है। यहाँ पीटर जानता था कि वो एलियट को मारने नीचे जा रहा है और यहाँ एलियट विक पर हमला करता है क्योंकि वो जानता था कि विक मुझे यहाँ मारने आया है पर विक ऐसा नहीं करता, वो उन दोनों को रस्सी से बांध देता है और वो अपनी बहन को धीरे धीरे खींचने लगता है पर यहाँ विक और एलियट जहाँ खड़े थे वो जगह धंस जाती है और अब वो सारे लोग एक रस्सी पर लटक जाते हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर एक लड़की है जो सबको न संभाल सकती है ना ही वो ऊपर चढ़ सकती है। तभी विक अपने जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है लेकिन तभी नीचे एलियट उसे ऐसा करने से मना करता है पर यहाँ विक किसी की नहीं सुनता और वो रस्सी काट देता है जिससे वो दोनों गहरी खाई में गिर जाते हैं। यहाँ पीटर उन दोनों लड़कियों को खींचते हुए नीचे ले आता है जहाँ एनी का इलाज चल रही होती है और अब यहाँ दोनों भाई बहन के बीच की दुनिया खत्म हो जाती है। यहाँ एलिन पीटर से कहती है आज अगर डैड जिंदा होते तो तुम पर गर्व करते। इसके बाद पीटर यहाँ एक बड़ा स्मारक बनाता है जिसमें उन सारे लोगों की तस्वीर होती है जिसने इस
मिशन में अपनी जान गंवाई है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।